करते हैं आज की यह कक्षा बाबू। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना के व्यक्त जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस काव्य धारा को क्या नाम दिया जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद और कविता। देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों ने इस बात को पढ़ा भी है ना, हम लोगों ने इस बात को पढ़ा भी है कि साहित्य में जो प्रगतिवाद है, साहित्य में जो प्रगतिवाद है वही राजनीति में मार्क्सवाद है। साहित्य में जो प्रगतिवाद है वही राजनीति में मार्क्सवाद है। ठीक है बेटा। और देखिए, एक बात और, दूसरी चीज, आप लोग एक बात और भी जानते हैं कि यह जो हमारा प्रगतिवाद का साहित्य आया, तो इस साहित्य में मार्क्सवाद जो है ये दो की बात करता है। मार्क्सवाद कहता है कि हमारा संपूर्ण समाज दो वर्गों में विभाजित है। एक वर्ग है जो शोषक है और दूसरा वर्ग है जो शोषित है। तो इस तरह से हमारा संपूर्ण समाज शोषक और शोषित इन दो वर्गों में विभाजित है बेटा। और यही सेम बात हमारे यहाँ कौन करता है? यही सेम बात प्रगतिवाद करता है काव्य के स्तर पर। ठीक है, तो काव्य के स्तर पर जो प्रगतिवाद है वही राजनीति में मार्क्सवाद है। ठीक। दूसरी एक बात इसमें आप लोगों को और भी ध्यान में रखना है कि जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद में या हमारे मार्क्सवाद में धर्म का कोई स्थान नहीं है। इसमें धर्म का कोई स्थान नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन नहीं है, तो धर्म का कोई स्थान नहीं। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मार्क्स ने ही कहा था कि धर्म क्या है? अफीम का नशा है। अफीम का नशा का मतलब जानते हैं? जैसे वो अफीम उन्होंने केवल नाम लिया था, कोई भी नशा हो बेटा, जैसे कोई व्यक्ति हो वो रेगुलर किसी भी नशे का आदी हो तो आप उसे उस नशे के नाम पर उससे कुछ भी करवा सकते हैं ना, उसको न दीजिए। हाँ, राजकिशोर जी नमस्कार। तो उसे अगर न दीजिए आप तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसी तरह से उन्होंने कहा कि धर्म जो है, धर्म का एक नशा है, इससे आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए जो है मार्क्सवाद है। ठीक है बेटा, तो हमारा सही उत्तर हो गया प्रगतिवाद। जो राजनीति में मार्क्सवाद है वही हिंदी काव्य धारा में प्रगतिवाद। प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ प्रधान, यथास्थितिवादी। जल्दी बताना बेटा, जल्दी बताना बाबू। हाँ, प्रगतिवाद समझ दीजिए, बहुत अच्छा उत्तर दिया बाबू। चलो दूसरा कह रहे हैं बेटा, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है क्या है? अगर आपने थोड़ा सा गौर किया होगा तो इस चीज को बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। साथियों तक शेयर कर देना बाबू ना, साथियों तक शेयर कर देना बेटा, थोड़ा क्लास अच्छी हो जाए। ठीक, बिल्कुल सही है। देखो बेटा, प्रगतिवाद जो है ये वर्ग चेतना प्रधान है। ठीक है, प्रगतिवाद जो है ये वर्ग चेतना प्रधान है। और अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि इसमें जो है दो ही वर्ग है, वर्ग चेतना प्रधान ना, वर्ग चेतना प्रधान साहित्य, वर्ग चेतना प्रधान साहित्य हमारा कौन सा है? प्रगतिवाद है। और फिर सेम वही बात कि यहां भी वही दो वर्ग हैं बेटा। एक वर्ग है जो दूसरों का शोषण कर रहा है जिसे हम शोषक वर्ग कहते हैं, और एक वर्ग है जो शोषित। अच्छा, प्रगतिवाद ने क्या किया है? शोषित वर्ग का समर्थन किया है। क्या किया है बेटा? शोषित वर्ग का समर्थन किया है और शोषक वर्ग का विरोध किया है ना। शोषित वर्ग का समर्थन किया है और शोषक वर्ग का विरोध किया है। किसने?
मार्क्सवाद ने या प्रगतिवाद ने। ठीक है, प्रगतिवाद या रुको नहीं भाई, रुको नहीं, प्रगतिवाद या मार्क्सवाद ने वर्ग चेतना प्रधान साहित्य है बेटा, और इसमें दो प्रकार का है वर्ग, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग। शोषित वर्ग का समर्थन किया है और शोषक वर्ग का विरोध किया है। हाँ, क्या बात है ब्रिजेश जी, बहुत बढ़िया। प्रगतिवादी सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को रचना का उद्देश्य मानते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि सामाजिक यथार्थ जो है वैयक्तिक यथार्थ नहीं, वैयक्तिक यथार्थ के आधार पर स्थान पर सामाजिक यथार्थ ना, वैयक्तिक के आधार पर स्थान पर क्या है, सामाजिक यथार्थ, सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, चलो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्य धारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, देखो एक बात, पहली बात तो सुनना ना, हाँ रिंकू जी नमस्कार। देखो पहले तो थोड़ा साथियों को एक बार शेयर कर लीजिए। एक बार शेयर कर लो बाबू, एक बार शेयर कर लो सबों। अच्छा अच्छा अंजू जी, कोई बात नहीं बेटा। हाँ चलिए, तो बिल्कुल सही। सुशील जी, एस्टेट जो है, एस्टेट में जो हमारा पोर्शन है बेटा, उस पोर्शन को सुशील जी हमने खूब अच्छे से पढ़ाया बाबू, इसलिए आप प्लीज ऐसा न कहें, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि एस्टेट में हमारा जो पोर्शन था भैया वो साहित्य का था, और अगर साहित्य पढ़ाने, साहित्य की प्रैक्टिस कराने में हमने कहीं कोई कसर छोड़ी हो तो आप बिल्कुल जो है शिकायत करने के जो है वो हैं ना भाई। एस्टेट में हमारा जो पोर्शन था वो साहित्य का पोर्शन था बाबू, और साहित्य वाला हमारा जो है वो हमने मेहनत कराया। देखिए पहली बात तो समझिए, द्वंद्वात्मक, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए। द्वंद्व का मतलब होता है, जैसे आप पढ़ते हैं द्वंद्व समास, जहां दोनों पद ही प्रधान हो ना, दोनों ही, द्वंद्व का मतलब होता है दोनों ही प्रधान होना, दोनों ही प्रधान होना। ठीक है बाबू, अब आप यहां गौर करें कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मतलब यहां कहने का अर्थ है कि इस काव्य धारा में दोनों ही वर्ग की चेतना प्रधान है, इस काव्य धारा में दोनों ही वर्ग की चेतना, इस काव्य धारा में दोनों ही वर्ग की चेतना प्रधान है। ठीक है बेटा, इस काव्य धारा में दोनों ही वर्ग की चेतना प्रधान। हाँ बिल्कुल, जिनका कल पेपर है भैया, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, भगवान करें खूब अच्छा करके आओ आप लोग। चित्रा जी नमस्कार बाबू। अब दोनों ही वर्ग कौन सा है, फिर वही घूम घुमा के बात वहीं आ गई क्या, कि एक वर्ग है जिसका नाम है बेटा शोषक वर्ग, और दूसरा वर्ग है जिसका नाम है शोषित वर्ग, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। ठीक है बाबू, अब इसमें भी आप देखो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, भौतिक विकास का मतलब है कि भौतिक का मतलब है यहां समाज से ना, तो हमारे समाज में दो ही वर्ग हैं जो मुख्य रूप से प्रधान हैं, कौन कौन से, एक शोषक वर्ग, एक शोषित। तो ये किसका गुण है, अब चाहे, अब आप समझ गए बेटा, अब आप पूरा समझ गए होंगे कि चाहे आप इसे मार्क्सवाद कह करके परिभाषित करिए, चाहे इसे प्रगतिवाद कह करके परिभाषित करिए, और चाहे इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कह के जो है परिभाषित करिए, हर स्थिति में मामला जो है वहीं दो जगह जाकर के गिरता है, शोषक और शोषित पर।
तो मैं जरा सा पानी पी लूं एक घूंट। चल, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य, हिंदी प्रांतीय? कह रहे हैं प्रगतिशील लेखक संघ जो है ये किस स्तर की संस्था है? बताना बेटा, जल्दी बताना, उत्तर देना बेटा। चलो, बी, अंतरराष्ट्रीय। बिल्कुल, देखो आप सभी लोग जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है प्रगतिशील लेखक संघ। बिल्कुल सही है बेटा, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। मैं इसका आपको रीजन बता देता हूं साफ शब्दों में ना। इसका जो है मैं आपको कारण बता देता हूं कि प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ ना, प्रगतिशील लेखक संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी बेटा? 1935 ईस्वी में। कहां हुई थी? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। और हेनरी बारऊजो ना, हेनरी बारऊज के नेतृत्व में ये इसकी स्थापना हुई। और फिर जो है बेटा, एक बात ध्यान रखना कि इसके बाद ना, इसके बाद जो है यहां आप लोग जानते हैं, अच्छा एक बात और कि 1935 में ही 1935 में ही ई एम फास्टर, ई एम फास्टर के नेतृत्व में, ई एम फास्टर के नेतृत्व में इसकी प्रथम बैठक हुई ना। ई एम कहां हुई थी बताना बेटा, चलो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। ई एम फास्टर के नेतृत्व में इसकी प्रथम बैठक हुई। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था थी। और फिर धीरे धीरे हर देश के लोगों ने अपने, हाँ यूपी में तो बिल्कुल, यूपी में मैं अलग की बात, अभी इसकी बात मैं करूंगा, लखनऊ में 1936 में, लेकिन 36 में कोलकाता में भी हुई थी। अच्छा ब्रिजेश जी, बहुत बढ़िया बताया आपने, धन्यवाद भैया। और चलिए, ये कहाँ हुई थी? नहीं, पेरिस में। गीता जी ने उत्तर दिया पेरिस में, दीपक शुक्ला जी ने उत्तर दिया लंदन में। तो देखो बेटा, मैं आपको गृहलक्ष्मी ओझा जी ने लंदन उत्तर दिया। ये जो पहली बैठक हुई थी बेटा, ये लंदन में हुई थी। पहली बैठक जो हुई थी बाबू, ये लंदन में हुई थी। पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ की। और फिर उसके बाद आप ध्यान रखें कि 1935 ईस्वी में ही लंदन में मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के नेतृत्व में इसकी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसकी आप समझ गए बाबू, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसकी प्रथम बैठक 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई। 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद जी के नेतृत्व में हुई। किसके नेतृत्व में बाबू? प्रेमचंद जी के नेतृत्व में हुई।
ठीक है बाबू, तो ये भारतीय रहा। ठीक, चलो, हाँ 35 में ही, 36 में पहली बैठक हुई थी बाबू। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। जल्दी बताना। कह रहे हैं कि प्रगतिवाद में इनमें से कौन सा विचार ऐसा है जो माना नहीं जाता है? चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। देखो, रूपवाद न होने का मैं कारण बता दूं आपको कि जहां रूपवाद होगा, ठीक है बेटा, वहां कल्पना होगी। ठीक है, जहां रूपवाद होगा वहां कल्पना होगी, और कल्पना जो है ये प्रगतिशील साहित्य में नहीं है। कल्पना जो है ये प्रगतिशील साहित्य में नहीं है, क्योंकि यहां जो है बेटा यथार्थ की बात की जा रही है ना, यथार्थ की बात की जाती है। यहां इसकी बात नहीं की जाती है, कल्पना की, तो इसलिए रूपवाद नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, एक बड़ा चर्चित स्टेटमेंट आता है बेटा चंद्रबली सिंह का। ये कहते हैं, चंद्रबली सिंह, इन्होंने कहा, इनका एक बड़ा चर्चित स्टेटमेंट है बाबू कि विचारधारा पर ही, विचारधारा पर ही जोर देने के साथ, विचारधारा पर ही जोर देने के साथ, विचारधारा पर ही जोर देने के साथ प्रगतिवादी आंदोलन में, प्रगतिवादी आंदोलन में, प्रगतिवादी आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत प्रवृत्ति में, काफी बड़े पैमाने पर, काफी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की, साहित्य के रूपगत पक्ष की अवहेलना की गई है। साहित्य के रूपगत पक्ष की अवहेलना की गई है। ठीक है बेटा, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। जल्दी बताना, शेयर करते रहो बाबू, थोड़ा शेयर कर लो। मुझे पता है कि काफी बच्चे जो है, हाँ बेटा अर्चना जी कल बिल्कुल ठीक नहीं थी ना, और कल मैं अभी आपको शुरू में ही मैंने बताया कि जो है गड़बड़ी हमसे हो गई थी। मुझे 2-3 दिन से कमर में दर्द बहुत ज्यादा थी, और मैं दवा लाया, मुझे लग रहा है उसमें एक थोड़ी नीट टाइप की दवा थी, और मैंने गौर नहीं किया, वो दवा सारी दवाओं के साथ खा ली मैंने। मेरी ये स्थिति थी कि मेरा मन कर रहा था मैं खड़े खड़े सो जाऊं ना। फिर उसके बाद मैंने एक भी क्लास पढ़ाई भी नहीं, जाके सो गया। लगभग 10-1 बजे उठा तो मुझे थोड़ा राहत रही। चलो बेटा, हाँ वो मैं समझ रहा हूं ना, वो मैंने जो है उसी में गौर किया नहीं बेटा, जबकि उन्होंने कहा था। हाँ अब तो ठीक है बेटा, फिर मैंने बंद कर दिया उसे। हाँ हाँ, सब लोग सफर में है, हमें पता है बाबू, सब लोग आज सफर में, और जो लोग भी हैं सबको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, भगवान करें बहुत अच्छा पेपर आप लोगों का जाए, हमारा भी आप लोगों के थ्रू नाम रोशन हो। चलो बिल्कुल, देखो बेटा धर्म, मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी थी कि हमारा जो प्रगतिवाद है ना वो धर्म को मानता है ना वो ईश्वर को मानता है ना। प्रगतिवाद ना तो धर्म को मानता है ना ईश्वर को मानता है।
क्योंकि उनका कहना है कि वह ईश्वर जो समाज में अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद कर देता हो, वो ईश्वर ईश्वर नहीं है। और यही कारण है कि इन्होंने ना तो धर्म को माना है ना ईश्वर को माना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए इज द राइट आंसर। ये मैं पहले भी आपको बता चुका था। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धूमिल। देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बेटा कि धूमिल जो हैं, धूमिल जी का वास्तविक नाम है सुदामा पांडे। सुदामा पांडे नाम है। ठीक है, अच्छा, मुक्तिबोध की अगर आप बात करें बेटा, मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध जी का पूरा जो नाम है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है बाबू, तो इस तरीके से नागार्जुन जी जो हैं, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ठीक है, नागार्जुन जी जो हैं बेटा, इन्हीं का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक, और इनको जो है, जब इन्होंने श्रीलंका में जा करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, तब से हाँ, ये बात तो सही है बेटा। देखो, इस समय इन चीजों को बहुत समय। अच्छा, आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट और भी है। खैर, जो लोग गए उनको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आइंदा से कभी भी जाएं एग्जाम देने, तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन जरूर रहेगा कि कभी भी परीक्षा में सफर के दौरान पर्स में पैसे रखें, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड ये अलग रखें। नमस्ते रतिपाल जी, तो इसको अलग रखें बेटा। मैं उसका कारण बता रहा हूं कि ये काम भीड़ बहुत होती है बेटा, और बड़े आसानी से लोग कर लेते हैं। तो भाई ऐसे रहे, कम से कम पर्स ही जाए, पैसे ही जाएं। अब जिसका आधार कार्ड पैन कार्ड चला गया, उसके लिए तो सरदर्दी बढ़ गई ना। हाँ रतिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया ना। अब क्या कहेंगे बेटा? सही है, बहुत गलत तो है ही, लेकिन अब क्या कहा जाए बाबू। तो मैंने आपसे कहा कि नागार्जुन जो थे, जब ये वैद्यनाथ मिश्र कहां गए? जब वैद्यनाथ मिश्र गए श्रीलंका, और श्रीलंका जाकर इन्होंने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, तब इनका नाम पड़ गया नागार्जुन। दूसरी चीज, इसके अलावा यात्री नाम से ये मैथिल में लिखते थे। और याद होगा आपको, इनकी एक रचना भी है, पत्रहीन नग्न गाछ, साहित्य अकादमी मिला है। यात्री, थामी, बाबा, ठक्कन बाबू, यात्री, थामी, बाबा, ठक्कन बाबू आदि नाम, इन सब नाम से भी ये लिखते थे। और यात्री नाम से बेटा ये मैथिल भाषा में लिखते थे। किस में लिखते थे? मैथिल भाषा में लिखते थे। और मैथिल भाषा का इनका एक काव्य संग्रह है, पत्रहीन नग्न गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ। और आप जानते हैं कि इस पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला है बाबू? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है पत्रहीन नग्न गाछ पर। चलो, तो ये टिक कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नागार्जुन के रचनाओं में कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? अभी हमने बात कर लिया, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। पत्रहीन नग्न गाछ ना, ये मैथिल भाषा में लिखी गई है। बाकी आगे का क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरियोत। बताना, कबीर के उपरांत ना। देखिए, वास्तविकता ये है बेटा कि हाँ, वही मैंने कहा था ना बेटा, वही मैंने आप लोगों से बार बार कहा कि आप लोग इस बात के लिए अलर्ट रहा करो बाबू। जैसे कभी भी एग्जाम देने जब आप जा रहे हो ना, उस समय पर्स में केवल पैसे रखो।
और प्रयास तो ये करो कि पर्स रखो ही ना जेब में, पर्स में कुछ पैसे करके अपने बैग में कहीं छिपाकर अंदर की तरफ को रखें और कुछ खुले पैसे जेब में डाले रहें टिकट वगैरह लेने के लिए, ताकि अगर कहीं दिक्कत भी हो तो वो पैसे जाएं, पर्स बच जाए पैसे। और कभी भी सफर के दौरान पैसे एक जगह नहीं रखिए, अलग अलग जगहों पर रखिए बेटा, ताकि अगर एक आध जगह से निकल भी जाए तो एक आध जगह सुरक्षित रहे। ये बात मेरी जरूर आइंदा से आप लोग फॉलो करिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत जगहों पर एग्जाम देने इधर उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। देखो बेटा, नागार्जुन ही है। ठीक, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा दृश्य दिखाता हूं, नागार्जुन जी की एक कविता है मास्टर ना। अब वो समाज की कितनी बड़ी व्यवस्था पर व्यंग्य कर रहे हैं। घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी, विधाता बांचे भीत फटी है, छत टूटी है, आले पर बिस्तुइया नाचे, मिनट मिनट पर बेबस बच्चों पर बरसा करके 5 तमाचे। इसी तरह से दुखरन मास्टर जो है गढ़ता है आदम के साचे। तो अब यहां क्या है, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर कितना बड़ा व्यंग्य है। भीत फटी है, छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे ना। तो वास्तव में कबीर के उपरांत जो भी विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति थी, इसे सबसे खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? नागार्जुन। और इन्हीं नागार्जुन की परंपरा में आगे चल करके आते हैं सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कल्पना प्रवणता, शोषण का विरोध, व्यंग्य प्रधानता, श्रम में सौंदर्य, कौन सी नहीं है ना? तो अभी मैंने पीछे बताया कि रूपवाद यहां नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां रूपवाद होगा वहां कल्पना होगी ना। जहां रूपवाद होगा वहां कल्पना होगी, और कल्पना का इस साहित्य में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जो प्रगतिवाद है ये यथार्थ का साहित्य है। क्या है? प्रगतिवाद जो है ये यथार्थ का साहित्य है, ये वास्तविकता का साहित्य है, ये कल्पना का साहित्य नहीं है। ठीक है बाबू, चलो। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार कौन हैं? फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार कौन हैं? चलिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, देखो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहां बहुत जरूरी है आपको जानना कि वैसे तो नागार्जुन भी हैं, मुक्तिबोध भी हैं, सब हैं, लेकिन प्रगतिवाद जो होता है हमारा, प्रगतिवाद के मुख्यतः प्रगतिवाद के मुख्यतः 3 कवि हैं। प्रगतिवाद के मुख्यतः 3 कवि माने जाते हैं बेटा, जिसमें कि हमारे एक तो हैं नागार्जुन, एक हमारे हैं त्रिलोचन जी, और तीसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। तो इस तरीके से नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल ये प्रगतिवाद के 3 स्तंभ माने जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जो है बेटा, ये इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था कमसिन बांदा, और मैं बताऊं बांदा में ही ये रहे भी। बांदा जिला न्यायालय में वकील थे। बांदा के जिला न्यायालय में आप वकील थे। ठीक है, और रचनाओं की अगर हम बात करें बेटा, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसके अलावा गुल मेहंदी, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम। ठीक है, बोले बोल अबोल,
बोले बोल, बोले बोल अबोल, बोले बोल अबोल। ठीक। जमुन जल तुम, जमुन जल तुम, मार प्यार की थापें, मार प्यार की थापें। ठीक है। हे मेरी तुम, हाँ जमुंजल तुम, मार प्यार की थापें, कहें केदार खरी खरी, कहें केदार, कहें केदार खरी खरी। ये सारी रचनाएं जो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं बेटा, इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केन का कवि भी कहा जाता, केन का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, चलो तो हो गया। चलिए, हाँ इस फूल नहीं रंग बोलते हैं कि एक बड़ी चर्चित कविता थी, याद होगा। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने, अरे वाह क्या बात है भाई, बनारसी बारिश होने वाली तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ हवा हूं बसंती हवा, अरे वाह रश्मि जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ युग की गंगा नींद के बादल, ना बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। युग की गंगा, युग की गंगा नींद के बादल, युग की गंगा नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये सब है। अच्छा, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में चुपचाप। कहां डीजे बज रहा है भाई रतिपाल जी? हाँ, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। ठीक है। हाँ नेहा जी, मैं नेहा जी आप हमारे नंबर पर एक बार संपर्क जरूर करेंगे, क्योंकि मैं अयोध्या आऊंगा जरूर ना 10 जून के आसपास। तो मैं आप जो है, अगर आप वहां रहेंगे तो मुलाकात जरूर हो जाएगी बेटा। और नंबर मैंने आपको बताया ही है, 63 93 38 29 97 ना, 63 93 38 29 97। ब्रिजेश जी चलिए, चौबेपुर में बारिश होने वाली वाराणसी में, बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि इन सब जगहों पर तो बहुत गर्मी है, आप देख लो पसीना से भीगा हुआ हूं ना। हाँ हाँ, नहीं अगर आप प्रॉपर शहर में हो फिर तो ठीक है बेटा, नहीं हम फिर ये नहीं कहेंगे कि ये गर्मी में इतना कष्ट करो आप आओ। तो अगर आप शहर में हो तो भाई अच्छी बात है, आप हमारे विद्यार्थी हैं, एक्टिव रहते हैं साथ हमेशा। हाँ बिहार भैया ना कहो। आदित्य जी आप एक बार हाई लिखकर उस पर भेज दीजिए, हम ऐड करवा देंगे बेटा। अभी दरअसल बीच में कुछ दिक्कत हो गई थी, नंबर ऐड हो नहीं रहे थे। चलिए, इसका मतलब उधर गाजीपुर बनारस जो है ये उधर ज्यादा मौसम बढ़िया है, यहाँ तो बहुत गर्मी है बेटा। तेज बारिश होने लगी राकेश जी, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो, तो आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी जल में चुपचाप, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। ये फूल नहीं रंग बोलते हैं कि हाँ लोहा जय, मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, ढल गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा। ये दो इनकी कविता बहुत चर्चित रही है बेटा। एक तो बसंती हवा, और एक जब मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा, ये बहुत चर्चित रहे बाबू। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, किस काव्य धारा से है? पहली बात तो ध्यान रखिएगा बेटा कि ये निराला की कविता है ना, निराला जी की कविता है ये, और ये प्रगतिवादी कविता से है। क्यों? क्योंकि यहां जो गुलाब है इसे शोषक का प्रतीक माना गया है। और ये नहीं, देखो बेटा, केवल प्रतीक ही नहीं माना गया है ना, शोषक का प्रतीक माना गया है, केवल प्रतीक ही नहीं माना गया है, सीधे सीधे गुलाब को क्या कहा इन्होंने? पूंजीवादी कहा। क्या कहा? पूंजीवादी। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट शब्द का प्रयोग इन्होंने
किया है। तो इसलिए जो है ये प्रगतिवाद से रिलेट है जो है। हाँ, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा, कैसे करके ना बांधे मुरैठा फूल का, देखो कैसे तनकर, ये इस तरह से है। तो एक बात ध्यान रखना जो है क्योंकि ये प्रगतिवादी है और यहां सीधे सीधे गुलाब को कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी कहा गया है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। अब देखो बेटा, मैं इसमें बता दूं, प्रगतिवाद में नागार्जुन जी भी आ जाते हैं, दिनकर भी आते हैं, मुक्तिबोध भी, अज्ञेय नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञेय जो हैं ये बेसिकली प्रयोगवादी कवि हैं। यद्यपि आप लोग एक बात और भी जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर हम दिनकर जी की बात करें तो दिनकर जी जो हैं वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, दिनकर जी जो हैं ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में आते हैं, पर फिर भी इन्हें प्रगतिवाद में भी जोड़ लिया जाता है। पर अज्ञेय जी जो हैं बेटा ये मुख्यतः प्रयोगवादी कवियों में आते हैं। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। भूल गलती कविता किसकी है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। भूल गलती आज बैठी जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर, ना इस तरह से करके है। इस भूल गलती आज बैठी जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर, तो ध्यान रखना बेटा, केवल भूल गलती ही नहीं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, ठीक है। दिमागी गुहा अंधकार का उरांग उटांग, दिमागी गुहा अंधकार का, दिमागी गुहा अंधकार का उरांग उटांग, उरांग उटांग, ये सारी कविता जो है बाबू, ये सारी कविता मुक्तिबोध जी की लंबी कविता है। क्या है? मुक्तिबोध जी की लंबी कविता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा मुक्तिबोध। अगला है कामायनी एक पुनर्विचार, कामयाबी नहीं है, चलो लिख हो जाता है कभी कभी। कामायनी, कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ किसने लिखा है? कामायनी एक पुनर्विचार, ये आलोचना ग्रंथ किसका है? जल्दी बताना बेटा। कामायनी एक पुनर्विचार, चलिए देखिए, एकदम सही उत्तर दिया आप लोगों ने। गजानन, गजानन माधव मुक्तिबोध। अब देखिए, मैं इसका रीजन आपको थोड़ा सा, इसकी एक छोटी सी कहानी बता दूं कि मुक्तिबोध जी जो हैं, इन्होंने, मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन, मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन, कामायनी एक अध्ययन के नाम से, मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। कामायनी एक अध्ययन के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, पर यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी ना। यह पुस्तक, हाँ इजी है बेटा, इजी है श्वेता जी, बिल्कुल टफ नहीं लिया है। और जो है तो कामायनी एक अध्ययन के नाम से लिखी थी, जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी। बाद में इसे ही
1961 ईस्वी में कामायनी पुनर्विचार, थोड़ा संशोधित परिवर्धित करके कामायनी पुनर्विचार के नाम से प्रकाशित कराया ना। कामायनी पुनर्विचार के नाम से प्रकाशित, कामायनी पुनर्विचार के नाम से प्रकाशित कराया गया। ठीक है बाबू। चलो, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस कविता का है? मेरे सहचर मेरे मित्र अंधेरे में इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई। रहस्य पुरुष का बिंब ना, रहस्य पुरुष का बिंब जो है, ठीक है बेटा श्वेता जी, बिल्कुल कराएंगे बाबू। हाँ, अंधेरे में बुद्धू का, हाँ, समय के पांव, बिल्कुल। रहस्य पुरुष जो है ये किसमें है? तो ध्यान रखना बेटा, ये अंधेरे में कविता में है। अंधेरे में इनकी सबसे चर्चित कविता रही है और इस कविता को लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे नामवर सिंह ने इसे अस्मिता की खोज कहा है ना। अंधेरे में जो कविता है, अंधेरे में, इस कविता को लोगों ने अलग अलग कहा है, अलग अलग कहा है। नामवर सिंह जी जो हैं, नामवर सिंह जी ने इसे अस्मिता की खोज कहा है। क्या कहा है बेटा? नामवर सिंह जी ने इसे अस्मिता की खोज कहा है। ठीक है, चलो अगला है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता नहीं है? जन्मदिन की धूप में, स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। कह रहे हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? चलो मैं बता दूं बेटा, जन्मदिन की धूप में ये नहीं है। अब मैं यहां बताऊं, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें जो है, एक तो हमारी भूल गलती, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें एक तो भूल गलती, इसके अलावा, ठीक है, एक स्वप्न कथा, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, ठीक है, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, डूबता चांद कब डूबेगा ना, डूबता, डूबता चांद, डूबता चांद कब डूबेगा, डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं, मुझे याद, मुझे याद आते हैं। ये आदि कविताएं संकलित हैं। ठीक है बाबू। चलो, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषा में हैं? ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। जल्दी बताना बेटा। चलो, बिल्कुल अवधी। देखिए, अवधी में इनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है अमूला। अमूला काव्य संग्रह जो है त्रिलोचन जी का अवधी में है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि त्रिलोचन शास्त्री जो हैं, त्रिलोचन जी जो हैं बेटा, त्रिलोचन जी ये हमारे ही जिले के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर। और ये जो सुल्तानपुर जो है ये बेटा जो है अवध क्षेत्र में आता है। सुल्तानपुर जो है ये कहाँ आता है?
अवध क्षेत्र में आता है, तो इसलिए यहां जो है हमारा मुक्तिबोध किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आया है बेटा। मुक्तिबोध जी की एक पुस्तक थी जिसे प्रकाशित होते ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। हाँ, सानेट लिखने के लिए सिद्ध है। सानेट एक विदेशी छंद है। मैंने आप लोगों को पहले भी इस बात की बात बताई थी ना कि एक साहित्यिक जो है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, भारत इतिहास और संस्कृति। ये जो मुक्तिबोध जी की पुस्तक है बेटा, यह पुस्तक छपते ही इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इसका मैं कारण बताऊं कि ये पुस्तक जो छपी थी, ध्यान से सुनना बेटा, ये छपी थी मध्य प्रदेश के कोर्स के लिए, मतलब मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम के लिए ना, मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम के लिए ये पुस्तक मुक्तिबोध जी से छपवाई गई थी। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जैसे ही यह पुस्तक आई, जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा ही इस पर जो है, हाँ, इसे जो है अभद्रता और अश्लीलता, अभद्रता और अश्लीलता का आरोप लगा करके इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है छायावाद। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, थोड़ा तेजी से करेंगे। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। जल्दी बताना बेटा। कह रहे हैं कि छायावाद शब्द का, हाँ जल्दी जल्दी करोगे बेटा तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। अमित जी, सबको नमस्कार है एक बार में बेटा। हाँ बिल्कुल, सबको एक बार में नमस्कार है बेटा। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। छायावादी या छायावाद शब्द का पहला प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया था। छायावाद का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद को प्रसिद्ध करने में मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका, मैंने कल आपको बताया भी था, कल मैंने आपको बताया भी था कि शारदा पत्रिका, श्री शारदा पत्रिका जो है, इसके सितंबर, इसके अगस्त, जुलाई, 2 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं, जुलाई, सितंबर और उसके बाद जो है नवंबर, दिसंबर, इन 4 लगातार उसमें इन्होंने छायावाद शीर्षक लेख लिखा था। एक लेखमाला जो है प्रकाशित की थी। अच्छा, एक यहां आपको अच्छी बात और भी बताना है बेटा, जिसको शायद आप जानते हो। मुकुटधर पांडे जी की एक कविता छपी थी सरस्वती में, कुकरी के प्रति। ये पूरी कविता का नाम ही है कुकरी के प्रति। इसको बहुत से विद्वान छायावाद की प्रथम कविता मानते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि वैसे अगर फाइनली आपसे पूछा जाए बेटा, तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम प्रभात, जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम प्रभात को पहली छायावादी कविता माना गया है। जयशंकर प्रसाद जी के प्रथम प्रभात को पहली छायावादी कविता माना गया है, ठीक है। लेकिन ये कविता भी आपको जानते रहना है। बेटा पीडीएफ रोज मैं डलवा देता हूं बाबू, पीडीएफ पड़ जाता। अगर कोई पीडीएफ आपको बाय द वे नहीं मिल रही होगी, आप मुझे कमेंट में लिख दो, मैं दोबारा डलवा दूंगा, ठीक है बाबू। चलिए, इनका 1916 में कविता संग्रह आया था पूजा के फूल। इनकी कृतियों में शैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम और हृदयदान और मामा आदि चर्चित हैं। मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन है बेटा, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पद। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कल वाला पीडीएफ कोई बात नहीं, मैं फिर से डलवा दूंगा बाबू, कल वाला पीडीएफ में फिर से डलवा दूंगा। बिल्कुल आपका उत्तर सही है बेटा। देखो, छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है, क्योंकि आप यहां देख लीजिए,
प्रवर्तक के संबंध में एक विवाद है। गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली को युग का प्रारंभ मानते हैं, ठीक है। और इस तरह से गंगा प्रसाद पांडे जो है निराला से इस छायावाद का प्रारंभ मानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 1918 से 36 तक का है, और प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी की झरना जो 1918 में आई है, इसी से इस युग की शुरुआत मानते हैं। और प्रसाद का आगमन पहले हुआ, छायावाद भी यहीं से शुरू हुआ, अतः फाइनली जयशंकर प्रसाद जी को ही छायावाद का प्रथम कवि माना जाता है। छायावाद की पहली कविता जयशंकर प्रसाद जी की कविता प्रथम प्रभात है। छायावाद का पहला काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संग्रह झरना है, जो 1918 में प्रकाशित हुआ था। क्लियर हो गया बेटा? चलो अगला क्वेश्चन है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। छायावाद की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मकता। अब बताना है कि 1 2 3 सही है, या 1 3 4 सही है, या 1 2 4 सही है, या 1 2 3 4 सही है। इसमें से कौन छायावाद की विशेषता हो सकती है? स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मकता और वर्ण विपर्य। जल्दी बताना बेटा। ए। अच्छा, जुगाड़ तो आपने बिल्कुल सही लगाया है ना, जुगाड़ आपने बिल्कुल सही लगाया है। मुझे भी आपकी बात एकदम, आपका जुगाड़ जो है ये एकदम सही लगा। इसलिए लगा बेटा क्योंकि देखो आपने एकदम सही लगाया। इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की विशेषता है। किस युग की विशेषता है? द्विवेदी युग की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। और चौथा ऑप्शन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इसका मतलब केवल क ऐसा है जिसमें चौथा ऑप्शन नहीं है। सो ए इज द राइट आंसर। एकदम सही दिमाग लगाया आपने। छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में शुक्ल जी ने सीमित अर्थ में इसे एक शैली विशेष माना है। इसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार, नोट कर लेना, ये सब क्वेश्चन बनेंगे। विशेषण विपर्य, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल दिया गया है। ये कहीं जल्दी खोजे नहीं पाओगे भैया। ये जब ढंग वाली अच्छी वाली किताब पढ़ोगे तब वहां से निकलकर प्रवृत्तियां आएंगी, ठीक है। आदि पर बल दिया गया है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में स्वानुभूति विवृत्ति का भी, देखिए अब ये बात भी आ गई कि प्रसाद ने इसके अलावा स्वानुभूति विवृत्ति का भी उल्लेख किया है। और इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की विशेषता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलो मैं डलवा दूंगा, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी वो करते रहेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान, शांतिप्रिय द्विवेदी। इसका उत्तर सभी बच्चे दे देंगे। बहुत चर्चित क्वेश्चन है। छायावाद से रिलेटेड बहुत चर्चित क्वेश्चन है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? चलो सबका उत्तर एकदम डी आ रहा है और एकदम सही उत्तर भी दे रहे हैं आप लोग बेटा। एकदम सही उत्तर दे रहे हैं जो है शांतिप्रिय द्विवेदी जी जो हैं। अच्छा एक बात और नोट कर लेना, शांतिप्रिय द्विवेदी जो हैं इनको छायावादी आलोचक माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? शांतिप्रिय द्विवेदी जी को छायावादी आलोचक, शांतिप्रिय द्विवेदी जी को छायावादी आलोचक माना जाता है। आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी 35 में छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
छायावादी हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का नहीं, छायावादी शैली का, मतलब जो छायावाद की मूल शैली है, मूल विशेषता है, उस ढंग का लिखा गया पहला महाकाव्य है। ठीक है, शांतिप्रिय द्विवेदी कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी की अगर हम बात करें बेटा, तो इन्होंने 27 रचनाएं कुल लिखी हैं। किसने? शांतिप्रिय। अगर हम शांतिप्रिय द्विवेदी जी की बात करें तो इन्होंने 27 कुल रचनाएं लिखी हैं, जिनमें जो है परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे निर्माता, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, जीवन यात्रा, परिव्राजक की प्रजा, वृत्त और विकल्प, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन, चिंतन, स्मृतियां और कृतियां इत्यादि रचनाएं। ठीक है, हाँ बिल्कुल मंजू जी। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी। चलो बेटा बहुत जल्दी बताना, मैं देखूं कौन बच्चा इसका सही उत्तर दे देता। अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि छायावाद जो है बेटा, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? चलो इसमें कुछ बच्चे थोड़ा मिला जुला सा आंसर आ रहा है इधर उधर का। देखो बेटा इसका सही उत्तर है नामवर सिंह। सही उत्तर क्या है बाबू? सही उत्तर है नामवर सिंह। इस क्वेश्चन को जरूर नोट करना, क्योंकि इसमें कुछ ही बच्चों का आंसर सही था, ज्यादातर बच्चे रामस्वरूप चतुर्वेदी के पक्ष में थे या नंदुलारे वाजपेयी के। तो नामवर सिंह जी जो हैं बेटा, उन्होंने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ते हुए लिखा है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहता है था, और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से इस जागरण में किस तरह का क्रमशः विकास होता गया, यह इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी, और इसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का विस्तार होता गया। ठीक है, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय आंदोलन तथा पूंजीवादी विकास के साथ जोड़ा है, जबकि नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है बेटा कि किसने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने छायावाद को राष्ट्रीय आंदोलन और पूंजीवाद के विकास के साथ जोड़ा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने, ठीक है बेटा, इसको राष्ट्रीय आंदोलन और पूंजीवादी विकास के साथ जोड़ा है। नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। चलो बेटा, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? जल्दी जल्दी बताना, तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? जल्दी जल्दी शेयर करो भाई। और हाँ चौथी जी, समझा जी, चलो हृदय का। मेरे सभी भाई बहन जो है सी का उत्तर दे रहे हैं कि कामायनी में श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। बिल्कुल सही है बेटा। देखो मैं आपको बता दूं, आओ आगे बता देता हूं।
कामायनी में मनु श्रद्धा और ईड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि का प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, कामायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। कामायनी प्रसाद का महाकाव्य है। इसकी प्रधान पात्र श्रद्धा है, आप सभी जानते हैं। काम की, श्रद्धा का मतलब यह कामदेव की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामायनी भी है और इसीलिए प्रसाद जी ने इसका नाम कामायनी रखा है। ठीक है, प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए ही महाकाव्य का नाम कामायनी रखा है। इसके कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। इसमें भी सबसे मूल जो है बेटा वो शतपथ ब्राह्मण है, क्योंकि आप लोग जानते हैं शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें जल प्लावन की घटना का उल्लेख है ना। शतपथ ब्राह्मण जो है बेटा इसमें जल प्लावन की घटना का उल्लेख है। ठीक है बेटा, और इसी जल प्लावन की घटना का उल्लेख कामायनी में भी है। तो कामायनी का जो मुख्य आधार है वो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, बाकी अन्य ग्रंथ भी हैं जहां इस तरह की घटना पाई जाती है, पर मूल आधार जो है बेटा वो शतपथ ब्राह्मण है जिसमें जल प्लावन की घटना का उल्लेख है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में लिखा गया, बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत से मेरे भाई बहन जानते हैं। जल्दी बताना कि प्रसाद की किस रचना को पहले ब्रज भाषा में लिखा गया, बाद में खड़ी बोली में उसको ट्रांसलेट कर दिया, मतलब रूपांतरित कर दिया गया। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। देखो, झरना तो खड़ी बोली का छायावाद का हो ही नहीं सकता। आंसू बहुत लेट की रचना, बाद में 25 के आसपास आ जाती है। चलो 2 महीने ही काट दिया। अब आपका उत्तर जल्दी से आ जाए बेटा, अब आपका उत्तर जल्दी से आ जाए। एकदम सही उत्तर दिया है प्रेम पथिक। जी हां बाबू, प्रेम पथिक जो है छायावादी कवि प्रसाद की रचना, ये प्रेम पथिक 1913 ईस्वी की लिखी गई है। याद रखना, ये रचना पहले ब्रज भाषा में लिखी गई थी, बाद में उसे खड़ी बोली में, ठीक है, बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कविताओं को जोड़ दिया है। आंसू में 64 छंद हैं। ठीक है, 64 नए छंद बाद में जोड़ दिएगा। आंसू स्वयं में एक छंद है बेटा। ठीक है, आंसू खुद में एक छंद है और इसमें बाद में 64 छंद जोड़ दिए और गए थे। चलो जल्दी करो बेटा, खरबूजा तरबूजा न भेजो भाई, पढ़ लो, आज वैसे भी देर हो गई है, दिमाग खराब है। चलो, आंसू है, आंसू क्या है? मुक्तक काव्य है, अतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताना, आंसू क्या है? जल्दी बताना बेटा। चलो बेटा जल्दी करो। स्वाति जी प्रबंध कर रहे हैं, मेरी प्यारी बिटिया, आंसू प्रबंध है ही नहीं। आतुकांत, देखो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा बेटा। आंसू जो है एक विरह काव्य है। आंसू जो है एक विरह काव्य है। दूसरा, अगर उस तरह से कि आप बात करोगे तो यह एक गेय काव्य है, यह एक गेय काव्य है। ठीक है बेटा, आओ हम आपको दिखाते हैं। आंसू एक विरह काव्य है जिसमें प्रेमी की अतीत की
है का जो है अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी प्रेमी अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला विषाद और वेदना का इजहार करता है। स्मृति के रूप में, ये क्वेश्चन जरूर याद रखना बेटा, 3 शब्द ऐसे हैं जो कि यहां बिल्कुल 3 चीज का यहां बहुत जरूरी याद रखना। क्या कि इसमें एक तो शारीरिक सौंदर्य, प्रारंभिक कुंभ की मदिरा और विश्वास मलय के झोंके, ये 3 शब्द जो हैं बेटा, ये आंसू में बार बार आए हैं और पूछा भी गया है कि किन 3 वस्तुओं का आंसू में बार बार उल्लेख है। शारीरिक सौंदर्य, प्रारंभिक कुंभ की मदिरा और विश्वास मलय के झोंके। बिल्कुल, चलिए अगला है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर किसने छायावाद का विरोध किया। शुक्ल जी ने, महादेवी वर्मा जी ने, पंत जी ने, अज्ञे जी ने। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बेटा तुरंत बता दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे मेरे बाबू तो तुरंत बता दोगे, ठीक है, लेकिन सोच करके उत्तर देना। अरे वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, अरे वाह, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। मुझे तो लगा था यार कठिन क्वेश्चन लाया है ये हम, मुझे सच बता रहा